नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे फॉरेन जजमेंट की, इसके पीछे के प्रिंसिपल को, इस रूल के रिकॉग्निशन को, कब ये कंक्लूसिव होता है, कब ये कंक्लूसिव नहीं होगा, क्या डिफिनीशन है और कौन से आपस में सेक्शन जो इंटरलिंक्ड हैं उनकी हम बात करेंगे। देखिए, फॉरेन जजमेंट जो 2 के 6 में दिया है वो सीधे कह रहा है कि फॉरेन जजमेंट का मतलब है जजमेंट ऑफ ए फॉरेन कोर्ट। इतने में बात खत्म कर देता है। और जो फॉरेन कोर्ट डिफाइंड है इसके ऊपर सेक्शन में, उसमें क्या कहता है कि फॉरेन कोर्ट इज़ ए कोर्ट सिचुएटेड बियॉन्ड द लिमिट ऑफ इंडिया विच हैज़ नो अथॉरिटी इन इंडिया एंड नॉट इस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो 3 चीज़ें रख दिया भैया। देखो, पहली बात तो सिचुएटेड कहाँ है, बियॉन्ड द लिमिट ऑफ इंडिया, भारत की सीमा के बाहर। उसके बाद हैज़ नो अथॉरिटी इन इंडिया, इंडिया में कोई अथॉरिटी नहीं है, उसकी कोई अधिकार नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद नॉट इस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अगर इस्टेब्लिश की भी गई है तो कंटिन्यू नहीं की जा रही है अथॉरिटी के रूप में, ठीक है ना। तो ये सारी कंडीशन को, सिचुएटेड बियॉन्ड लिमिट ऑफ इंडिया, नो अथॉरिटी इन इंडिया, नॉट इस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, पर्याप्त हो गया, ठीक है। अब इससे क्या समझ में आता है, इसको हम अगर समझने के लिए पहले एक केस है सत्या वर्सेस तेजा सिंह का, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था कि फॉरेन जजमेंट का क्या मतलब होता है इसको। तो कहा कि फॉरेन जजमेंट मीन्स एन एडजुडिकेशन बाय ए फॉरेन कोर्ट अपॉन ए मैटर बिफोर इट, ठीक है। द जजमेंट ऑफ अ फॉरेन कोर्ट इज इन्फोर्स्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट वेयर अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन हैज एडजुडिकेटेड अपॉन ए क्लेम अ लीगल ऑब्लिगेशन अराइजेस टू सेटिस्फाई दैट क्लेम। तो किस प्रिंसिपल पे अगर हम बोले तो प्रिंसिपल ये है कि वेयर अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन हैज़ एडजुडिकेटेड अपॉन ए क्लेम लीगल ऑब्लिगेशन अराइजेस टू सेटिस्फाई दैट क्लेम। यानी कि अगर कोई सक्षम क्षेत्राधिकार की कोई भी कोर्ट किसी भी निर्णय को देती है, किसी भी दावे के ऊपर कोई निर्णय देती है, तो हमारे ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन पैदा होता है कि उस क्लेम को सेटिस्फाई किया जाए, ठीक है। बहुत अब देखिए, इसी के साथ ही साथ हम जानते हैं कि भाई इंटरनेशनल लॉ के प्रोविज़न जो होते हैं ज़रूरी नहीं कि कोई स्टेट फॉलो करे, लेकिन इसके बावजूद जो एक कहते नहीं कि कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो हर सिविलाइज्ड नेशन जो है एज ए कॉमन जुरिडिक्शन अपने आप में रिकॉग्नाइज करता है। और इस रिकॉग्निशन के पीछे आधार क्या है, तो ये जान लीजिए। कहा जाता है कि इस रिकॉग्निशन के पीछे आधार है कंसिडरेशन ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस, ठीक है ना। तो यही प्रिंसिपल जो है लॉ ऑफ इक्विटी के भी, वो भी यहाँ एप्लीकेबल होते हैं। यानी कि केवल कोर्टेसी के कारण ये नहीं कि कोई बस एक कर्टेसी है कि हम फॉलो करें क्योंकि इंटरनेशनल लॉ है तो हम ऑब्लाइज्ड हैं, जी नहीं। क्योंकि इसको फॉलो करना किसी भी सिविलाइज्ड नेशन के लिए ज़रूरी है और ये जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस के फाउंडेशन पे बेस्ड है, इतना इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, फॉरेन जजमेंट कब कंक्लूसिव नहीं होगा, सेक्शन 13 इसकी बात करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 13 सीधे कहता है कि फॉरेन जजमेंट जो है किसी भी मैटर पे, चाहे डायरेक्टली एडजुडिकेट किए जाएं उन सेम पार्टीज़ पे, या फिर पार्टीज अगर सेम नहीं हैं भी तो भी जो क्लेम कर रही हैं उनके अंडर में लिटिगेशन कर रही हैं और सेम टाइटल है तो भी जो है वो कंक्लूसिव होंगे। लेकिन 6 दशाओं को छोड़कर कुछ 6 केसेस दिए हैं जहाँ पर ये कंक्लूसिव नहीं होंगे। तो इस पूरे सेंटेंस को पढ़ने पर एक ही समझ में आई है कि जो सेक्शन 13 या फॉरेन जजमेंट के जो नेचर है वो यहाँ पर सेक्शन 11 से एक तरह से कहिए तो अटैच है। यानी कि यहाँ पर भी कह रहा है कि भाई सेम, आपने पढ़ा ना ऊपर, कह रहा है कि शैल बी कंक्लूसिवली एज टू एनी मैटर देयर बाय डायरेक्टली एडजुडिकेटेड अपॉन बिटवीन द सेम पार्टीज, और सेम टाइटल की भी बात कर दिया। तो एग्जैक्टली इसने क्या कहा है कि भैया इसको हम ट्रीट करेंगे, अगर ये सारा मैटर आ रहा है तो हम इसको सेक्शन 11 की एम्बिट में रख देंगे और रेस जुडिकेटा की ऑपरेशन के जैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। इसलिए जो हमें इसको सेक्शन 11 से अटैच करना ही है। और जो 6 एक्सेप्शंस दिए हैं उसकी हम बात करते हैं। तो फॉरेन जजमेंट में जो 6 एक्सेप्शंस दिए हैं वो क्या हैं, नॉट बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, यानी कब कंक्लूसिव नहीं होंगे, अगर वो कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा नहीं दिए गए हैं, पहला है, या फिर मेरिट पे नहीं दिए गए हैं, या फिर इंटरनेशनल लॉ और इंडियन लॉ के खिलाफ दिए गए हैं उनके जो सिद्धांत हैं, या फिर नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट में है, या फिर फ्रॉड के द्वारा ऑब्टेन किए गए हैं, और या फिर किसी इंडियन लॉ के ब्रीच में
स्थापित हैं। देखिए इन्हीं एक्सेप्शंस को समझ लेते हैं। पहला हमने क्या पढ़ा, नॉट बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, यानी कि कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा ही इसको प्रोनाउंस होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, कॉम्पिटेंसी कैसी होनी चाहिए, दोनों तरीके से। कैसे, लॉ ऑफ द स्टेट विच हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड इट एंड इन एन इंटरनेशनल सेंस, दोनों तरीके से। यानी कि कॉम्पिटेंसी उसकी स्टेट में भी होनी चाहिए और इंटरनेशनल सेंस में भी वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। और जो ये कॉम्पिटेंट कोर्ट, इसका मतलब क्या है, कोर्ट के पास ज्यूरिडिक्शन है पार्टीज़ के ऊपर और साथ ही साथ सब्जेक्ट मैटर के भी ऊपर। तो ज्यूरिडिक्शन दोनों तरीके से हमने कहा, यानी कि स्टेट वाइज भी और इंटरनेशनल सेंस में भी। और उसके कॉम्पिटेंस जो है वो पार्टीज़ के साथ साथ सब्जेक्ट मैटर भी उसके एम्बिट में होना चाहिए। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, नॉट ऑन मेरिट, यानी कि मेरिट पे नहीं है तब भी उससे हम क्या कहेंगे कि ये कंक्लूसिव नहीं है। अब कोई जजमेंट कंक्लूसिव कब होता है, सीधी बात है, जब कोर्ट एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगा के किसी चीज़ की वेरासिटी चेक करती है, ट्रूथ चेक करती है, फॉल्सिटी चेक करती है, ठीक है ना, तो उसे हम कहेंगे एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगा है और जो जजमेंट है वो मेरिट पे है। अब देखिए इन तमाम जुडिशल कंसिडरेशन के बाद, माने कि यानी कि मेरिट पे चेक करने के बाद एविडेंस लिया उसने और उस आधार पे उसने डिसीजन दिया, तो हम कहेंगे ये डिसीजन मेरिट पे है। भले ही इन तमाम के बावजूद अगर वो एक्स पार्टी डिसीजन भी है, लेकिन ये सारे एप्लीकेशन यूज़ हुए हैं, एप्लीकेशन ऑफ जुडिशल माइंड, चेकिंग ट्रूथ और वेरासिटीज़, तो हम कहेंगे ये डिसीजन मेरिट पे है। यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, जो हम कहते हैं कंक्लूसिव जजमेंट, तो कंक्लूसिव जजमेंट जो होगा वो फाइनल एडजुडिकेशन कोई कोई कंक्लूसिव जजमेंट है, यानी जो जजमेंट आया है वो कंक्लूसिव होता है, ना कि उसके पीछे जो रीज़न दिए गए हैं किसी फॉरेन कोर्ट के द्वारा वो कंक्लूसिव होते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जजमेंट कंक्लूसिव होता है, रीज़न कंक्लूसिव नहीं होता है। अब देखिए अगर इंटरनेशनल लॉ या इंडियन लॉ के ख़िलाफ़ है तो ये सीधा बात है कि अगर मतलब कोई भी इनकरेक्ट व्यू उसका है इंटरनेशनल लॉ को लेकर के या इंडियन लॉ को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है, तो जहाँ पर भी ऐसा होगा वो कंक्लूसिव कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये अपने आप में क्लियर है। लेकिन एक स्पष्ट कह दिया गया है, लेकिन ऐसी जो मिस्टेक है इंटरनेशनल लॉ को लेकर के या एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन लॉ को लेकर के, वो अपेरेंट होनी चाहिए ऑन द फेस ऑफ द प्रोसीडिंग, यही एक चीज़ है, ठीक है। अब देखिए अगर नेचुरल जस्टिस के अपोजिट है, यानी कि अपोज करता है नेचुरल जस्टिस के कॉन्सेप्ट को। अब देखिए नेचुरल जस्टिस यहाँ पे सीधा मतलब क्या है, भाई रीजनेबल नोटिस आपने नहीं दी पार्टी को, बिना उसको एडवोकेट अपॉर्चुनिटी के आपने कर दिया केस को, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, नेचुरल जस्टिस का मतलब यहाँ पर इरेगुलरिटी इन प्रोसीजर हो जाएगा, ना कि मेरिट ऑफ द केस, ठीक है ना। नेचुरल जस्टिस में यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब देखिए ऑब्टेनिंग बाय फ्रॉड, अगर फ्रॉड से लिया गया तो सीधी बात है, फ्रॉड के थ्रू लिया गया कोई भी जजमेंट जो है वो एक्सेप्टेबल वैसे भी नहीं होता है। तो जहाँ पे फ्रॉड जैसे मीडियम रहेंगे, यानी कि कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट रहेगा, सफिशिएंट ग्राउंड आपने नहीं बताए हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें सब्सटेंशियल आपने छुपाई है, ठीक है ना। मिसलीड किया कोर्ट को, सबसे कीवर्ड है मिसलीड करना कोर्ट को। अगर ये पाया जा रहा है कि ये फ्रॉड जो है मिसलीड करके कोर्ट को पाया गया है, और ऐसा फ्रॉड याद रखिएगा डायरेक्ट और एक्चुअल होना चाहिए, ठीक है ना, तब कहा जाएगा कि इसे फ्रॉड के थ्रू ऑब्टेन किया गया और ऐसा जजमेंट कॉन्क्लूसिव नहीं माना जाएगा। लास्ट है ब्रीच ऑफ एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया। अब कोई फॉरेन जजमेंट जो है अगर वो बेस्ड है इंडियन लॉ पे उस समय के, ठीक है ना, अब मान लीजिए उसकी पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो ख़त्म हो गई है, लेकिन इसके बावजूद जो है जजमेंट वहाँ पे दिया गया है, तो क्या होगा, उसमें ब्रीच हो रहा है ना एक किसी मतलब इंडियन लॉ का, कि भाई उसकी पीरियड ऑफ लिमिटेशन उस पूरे एक्ट के अंदर जो उसके लिए आ रहा था वो ख़त्म हो चुकी थी, तो टाइम बार्ड हो चुका था। टाइम बार्ड के लिए आपको कोर्ट में एक रिक्वेस्ट देनी पड़ती, सेटिस्फाई होना पड़ता है यहाँ की कोर्ट को। तो अगर ऐसा नहीं किया गया है तो भी ये कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा। तो ये तमाम प्रक्रियाएँ थी। इसके बाद हम फॉरेन जजमेंट के बाद हम अन्य चीज़ों को भी देखेंगे। इतना पर्याप्त है। धन्यवाद, शुभकामनाएं।